मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। कुछ लोग केमिस्ट्री का नाम सुनते ही तो डर जाते हैं कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं। यदि आप सिंपल कुछ नियमों को पढ़ेंगे या कुछ केमिस्ट्री को अपने दैनिक जीवन से संबंधित कई सारे उदाहरणों से याद करेंगे तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान पड़ता है कहा जाए तो अदर सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में हम बात करें तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन से बात करते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है कि रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री विज्ञान के अंतर्गत ही, साइंस के अंतर्गत ही सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो, ये सब साइंस के अंतर्गत ही आते हैं, जो फिजिकल पार्ट है। तो ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है। तो डेफिनेशन क्या बनता है इसका, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, उसके संगठनों, उसके गुणों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, उनके संगठनों, उनके गुणों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नहीं हुआ क्या क्या चीज बताना। पदार्थ मतलब क्या, ठोस, द्रव, गैस, ये सब चीजें। उनके संगठन किनसे मिलकर बने हैं। जल का सूत्र होता है H2O, मतलब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनकी बात कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं उनके गुणों के बारे में। तो जल के क्या गुण होते हैं कि जल उबलता कितने पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। जल बर्फ में जमता कम है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। बस इनके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी से प्रॉब्लम क्या क्या चीजें होती है। और परिवर्तन, जैसे हमको पता है कि जब हम पानी को जमाते हैं तो बर्फ के रूप में बन जाता है। बर्फ कैसे, ठोस रूप हो गया। और पानी कैसे, द्रव अवस्था में हो गया। तो द्रव से ठोस मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया एक प्रकार से। फिर बर्फ पिघल जाता है तो ठोस से द्रव बन गया। उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाता है, तो द्रव से वाष्प बन गया। तो ये सब परिवर्तन हो गया। तो ये था रसायन शास्त्र। आया कहाँ से केमिस्ट्री, ये वर्ड, एक रासायनिक वर्ड आया कहाँ से। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। तो जो मिस्र देश है आज के समय में, जिसका प्राचीन नाम था किम, वहाँ रासायनिक क्रियाओं को अपन कीमिया कहा करते थे। और इन क्रियाओं को जानने वालों को, रासायनिक क्रिया भाई ठोस द्रव को बदलना, तो इन क्रियाओं को जानने वालों को कीमियागर कहा जाता था। इसी से नए आधुनिक शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री। रसायन मतलब जिसमें रस होता है, रस और रंजकों से मिलकर बना होता है, बस इसे अपन रसायन कहते हैं। ठीक है, रंजकों मतलब रंग, विभिन्न विभिन्न कलर, इनकी बात होती है। तो ये था रसायन और केमिस्ट्री। यदि हम बात करें तो क्या प्राचीन समय में केमिस्ट्री को या रसायन को कोई जानता था, तो जानने वाले तो बहुत सारे वैज्ञानिक है, लेकिन क्या भारत में ऐसा कुछ था वैज्ञानिक जो इसे जानते थे। तो हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नागार्जुन, बारभट्ट, चरक, ये और भी अलग अलग वैज्ञानिक थे जो रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते थे। उनसे संबंधित उन्होंने कई सारी चीजें बनाई थी, जैसे चरक संहिता, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में चरक ने अपना योगदान दिया था। तो थोड़ा बायो पड़ जाता है, लेकिन एक प्रकार से केमिस्ट्री का ही पार्ट कह सकते हैं कि नागार्जुन, बारभट्ट, इन्होंने अपना कई सारे योगदान दिए रसायन शास्त्र में पुराने समय में। आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान की, तो आधुनिक रसायन का जन्मदाता, मतलब सिंपल लैंग्वेज में फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन के पिता जिन्हें कहा जाता है, वो है लेवोजियर। रसायन एक परिचय, बस पढ़ेंगे कि रसायन होता है क्या, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार बांटा गया इसको भागों में, ताकि आगे पढ़ने वाला केमिस्ट्री आपको इजी लगे थोड़ा। ओके, तो
तो ये हम लोगों ने देख लिया कि रसायन के पिता किसे जाता है, तो लेविसियर को रसायन के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके आगे हम जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे तब समझेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वगैरह कुछ कुछ तब समझेंगे क्या है किसने। तो ये तो इसके थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लिए। अब आज की डेट में जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, उनकी शाखाएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो अगर बात करें कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की मुख्य रूप से 3 शाखा ही होती है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे हिंदी में कहा जाए तो अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, 3 प्रकार से। तो रसायन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है अकार्बनिक रसायन, जिसे कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है कार्बनिक रसायन, जिसे कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है भौतिक रसायन। और भी कई पार्ट होते हैं, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, वो सभी। लेकिन मुख्य रूप से यदि केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। वो है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अब ये होते क्या है, थोड़ा इनके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकार्बनिक रसायन से। अकार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल एक ही लाइन डेफिनेशन देखते हैं, ज्यादा कुछ मिक्स अभी नहीं करेंगे। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि अलग अलग चैप्टर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकार्बनिक रसायन से। अकार्बनिक रसायन के डेफिनेशन की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत, ठीक है, सभी तत्वों के यौगिक, ठीक है, यौगिक क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे, हालांकि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है यौगिक के बारे में। तो इसके अंतर्गत सभी तत्वों के यौगिक और कार्बन के कुछ यौगिक, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी तत्वों के यौगिक और कार्बन के कुछ यौगिक का अध्ययन किया जाता है। प्लस अकार्बनिक रसायन के नाम से। दूसरा कार्बनिक, नाम से लिख रहा है कार्बन, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं इसके अंतर्गत कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। वो कार्बन चाहे आपको प्रकृति से प्राप्त हो, वो कार्बन चाहे जंतु से प्राप्त हो, वो कार्बन चाहे पेड़ पौधों से प्राप्त हो, तो उन सब का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। सिंपल वे में। भौतिक रसायन, तो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती है, ठीक है, चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, भौतिक हो, या और भी जो भी समझाऊंगा मैं आगे, तो इन सब के लिए जो भी नियम होते हैं और जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, विज्ञान की सभी रसायन की सभी शाखाओं के लिए जो नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है अपने को भौतिक रसायन के अंतर्गत। इनके अंतर्गत नियमों सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा, डिफरेंस क्या कहते हैं। तो ये तो बेसिक था कि मुख्य रूप से रसायन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। अब बात करते हैं कि ये और क्या क्या प्रकार के होते हैं, इनके कुछ नामों के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम और भी, जैसे होता है जैव रसायन, और भी होता है औद्योगिक रसायन, और जैसे एक और लेते हैं नाभिकीय रसायन। ठीक है, इन अन्य रसायनों, इन अन्य शाखाओं में भी रसायन को बांटा गया है। जैव रसायन में क्या, सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन जैव रसायन के अंदर किया जाता है, सूक्ष्म जीवों से संबंधित। औद्योगिक रसायन, उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों को, ठीक है, या उद्योग में प्रयोग किए जाने रसायनों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं। औद्योगिक रसायन से क्वेश्चन याद आता है, आप लोगों ने 9th 10th से पढ़ा है H2SO4, ठीक है, पढ़ा है
H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, इन नामों से भी जाना जाता है। H2SO4, ये जो H2SO4 होता है ये औद्योगिक रसायन में या किसी भी उद्योग में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। मतलब पूरे विश्व के उद्योग की बात करेंगे तो सब में सबसे ज्यादा मात्रा में जो उद्योग, सबसे ज्यादा मात्रा में जो रसायन का उपयोग होता है वो रसायन होता है H2SO4, जिस कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। किस कारण से? उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक इसका यूज किया जाता है, इस कारण से इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अहमों का राजा मत पढ़ लेना, अम्लों का राजा। तो नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन की हम बात करते हैं तो नाभिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत नाभिकों का अध्ययन किया जाता है कि नाभिक से हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, नाभिक से किस प्रकार से हम विस्फोट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम छोड़ा था। तो परमाणु बम, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो वो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आता है, तो वहां अपन उसको पढ़ेंगे। सूरज हमको लगातार ऊर्जा देते रहता है, रोशनी देते रहता है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नाभिकीय रसायन, सॉरी नाभिकीय संलयन। इसका कारण होता है नाभिकीय संलयन, जिसका अध्ययन भी हम नाभिकीय रसायन के अंतर्गत करेंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया रसायन की कुछ शाखाओं के बारे में। मोस्टली 3 शाखाएं ही इंपॉर्टेंट होती है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया रसायन को, ये कुछ अन्य भाग भी है। अब समझ लेते हैं रसायन का जो महत्व है हमारे जीवन में, आसपास के क्षेत्रों में, वो कैसा कैसा महत्व है। तो थोड़ा रसायन को समझ लेंगे। सबसे पहले है रसायन का महत्व और कार्य क्षेत्र में दवाओं में रसायन। ठीक है, अब दवाइयों के रूप में रसायन का महत्व है। दवाओं में रसायन, अब किसी भी प्रकार का जो टेबलेट यूज करते हो वो सब रसायन की देन होती है। दवाइयाँ आप यूज कर रहे हो किसी प्रकार का, एग्जाम्पल के लिए एंटीसेप्टिक, किसी प्रकार का एंटीबायोटिक यूज करते हैं, सेप्ट्रॉन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब दवाएं जो भी होती है ये सब रसायन की ही देन होती है, क्योंकि ये किन से मिलकर बनी होती है? तो तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे अब कुछ लोग एनर्जी के लिए ग्लूकोज पिया करते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बना किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चोट लगती है, डेटॉल का यूज करते हैं, डेटॉल का भी सूत्र होता है, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजों से मिलकर बना होता है। तो दवाओं में जितनी प्रकार की दवाएं होती हैं वो सभी क्या होती है? रसायन की ही देन होती है। उनमें रसायन के तत्वों का प्रयोग किया जाता है, किसी को कम मात्रा में, किसी को ज्यादा मात्रा में, फिर किसी को कम मात्रा में, इस प्रकार से मिला के अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, तो दवाओं में रसायन। दूसरा, दवाओं के बाद हम देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी रसायन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों होता है? जब कृषि करता है तो जिस मिट्टी पर कृषि की जाती है उस मिट्टी का पहले, हालांकि आम इंसान तो इसका अध्ययन नहीं करता है, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो सबसे पहले चेक करते हैं कि इस मिट्टी में तत्वों की क्वांटिटी क्या है, जिंक की मात्रा कितनी है, आयरन की मात्रा कितनी है, पोटास की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये सबका अध्ययन करता है पहले वो, तो उस हिसाब से उसके अनुकूल जिन फसलों को उगाना चाहिए उन फसलों को उगाता है वो। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में रसायन काफी महत्व होता है। जो खाद यूज करते हैं हम, वो खाद में भी नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, ये सब चीज का यूज किया जाता है। ये सब किसके देन? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मतलब रसायन के बारे में पढ़ रहा है पूरा, तो ये सब रसायन ही। तो कृषि के क्षेत्र में भी रसायन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तीसरी बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग में मैंने बताया, जैसे H2SO4 हो गया, उद्योग में काफी ज्यादा मात्रा में इसका यूज करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में।
पॉलीथीन बनाने के लिए क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, और मिश्र धातु बनाने के लिए, जैसे पीतल हो गया, मिश्र धातु बनाने के लिए, और भी कई चीज़ों में औद्योगिक क्षेत्र में उनका यूज किया जाता है। जैसे पीतल बनता है, क्या बोलते हैं, तांबा और जिंक से बनता है पीतल। तो तांबा और जिंक किसकी देन है? रसायन की देन है। केमिस्ट्री में आप पॉलीथीन बनाते हैं तो पॉलीथीन का सूत्र, पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं, जो हम बैग यूज कर रहे हैं, जो हम धागे यूज कर रहे हैं, नायलॉन के बने धागे यूज करते हैं, ये सब औद्योगिक क्षेत्र की ही देन है। ओके, हम जो खाने के सामान पैकेट वाला लेते हैं वो 6 महीने तक फ्रेश रहता है या 10 महीने तक फ्रेश रहता है, ये सब किसकी देन होती है? इससे केमिस्ट्री की देन होती है। हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम ओपन करते हैं तो हमको फ्रेश लगता है उस टाइम पे, लेकिन यदि हम उसको एक बार ओपन करके 10 मिनट बाद पे तो हमको वो उतना फ्रेश नहीं लगता है। तो हम उसमें कुछ गैस को विलय करते हैं जिस कारण से हमें फ्रेश लगता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान होता है रसायन का। ओके, तो देन फोर्थ, सुख सुविधाओं के लिए रसायन। सबसे मेन तो यही है, सुख सुविधाओं के लिए। इंसान अपने रहने के लिए एक अच्छा खासा घर बनाता है। घर बनाने के लिए उसको चाहिए सीमेंट, और सीमेंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि सीमेंट किस प्रकार से बना होता है। 10th में, 11th में भी और हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो सीमेंट भी किसकी देन होती है? रसायन की देन होती है। ठीक है, जिप्सम, सीमेंट। अच्छा, दवाओं में रसायन में क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपको चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर लगाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, तो भी दवाओं के क्षेत्र में आता है। सुख सुविधाओं के लिए आप नहाने के लिए साबुन यूज करते हो, वो साबुन भी रसायन की देन है। जो शैम्पू यूज करते हो वो शैम्पू भी रसायन की देन है। आप जो क्रीम, पाउडर, जो मेकअप के सामान होते हैं वो यूज करते हो, वो भी रसायन की देन होती है। ठीक है, डियो, ये सब, और डियो, परफ्यूम, ठीक है, ये सब रसायन की ही देन है। तो सुख सुविधाओं के सामान और भी कई सारी चीजें जो बनाते हैं वो सब रसायन की ही देन होती है, सुख सुविधाओं के लिए यूज करने वाले। मशीनें इसमें काउंट अपन नहीं करने वाले। मशीनों अगर काउंट करेंगे तो अपन एसी काउंट कर सकते हैं। एसी तो उपकरण है, ये फिजिक्स की देन है, लेकिन उसमें जो यूज किया जाता है फ्रीऑन गैस, जिससे वातावरण ठंडा बना रहे, तो वो तो केमिस्ट्री की देन हो गई। आप फ्रिज यूज करते हो, फ्रिज एक उपकरण है, लेकिन उसके अंदर भी केमिकल यूज होता है जिससे वो ठंडा बनाए रखता है, तो केमिकल क्या? केमिस्ट्री की देन है। तो उपकरणों में कहीं ना कहीं से भी हम केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, तो हमको सुख सुविधाएं दे रही है। तो सुख सुविधाओं के लिए ये रसायन। ओके, युद्ध काल में, अब युद्ध काल में क्या उपयोग बताया? हमने बताया ना कि युद्ध के समय में परमाणु बम बनाने में यूज होता था। यूरेनियम लेते थे, यूरेनियम से बनाते थे परमाणु बम, प्लूटोनियम, उससे बनाते थे परमाणु बम। जो अमेरिका ने गिराया था वो प्लूटोनियम के बेस पे बना हुआ परमाणु बम था, जो काफी खतरनाक होता है। आज भी कई सारे मिसाइल बनाए जा रहे हैं, कई सारे डायनामाइट हो गए, डायनामाइट, TNT, ठीक है, ये सब किसके? रसायन की देन है। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये सब रसायन का प्रभाव इस पे पड़ रहा है युद्ध काल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं, नाभिकीय रसायन या नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं इसमें अपन। नाभिकीय ऊर्जा, अब हमको पता है कि भारत में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। हम जल से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, जल ऊर्जा, वायु से उत्पन्न कर सकते हैं जिसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, और सूर्य से प्राप्त कर सकते हो जिसको कहते हैं सौर ऊर्जा। उसी प्रकार से अपन नाभिक से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक से भी। नाभिक क्या होता है ये अपन आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर फर्स्ट में ही थोड़ा मोड़ा, या चैप्टर सेकंड में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। तो नाभिकीय ऊर्जा, तो इससे अपन बिजली पैदा कर सकते हैं, और भारत में ऐसे कई जगह है, कम से कम 21, 22, 23 जगह स्थान ऐसे भी है जहाँ परमाणु के नाभिक से बिजली पैदा की जाती है। तो ये देख लिया कि रसायन का महत्व और कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, रसायन की शाखाएं क्या है। तो क्लास जो अपन
पार्ट फर्स्ट देखिए, पार्ट फर्स्ट में सिर्फ ये समझिए कि रसायन का एक परिचय क्या क्या हो सकता है, रसायन कहाँ कहाँ यूज होता है, बस ये था पढ़ने के लिए। इसमें इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। देन सेकेंड पार्ट में हम कुछ रसायन के बारे में और पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होती है, जो ठोस द्रव गैस, इसमें चीज़ें पढ़ते हैं और ज़्यादा इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मिले। थैंक यू।